दोस्तों नमस्कार। ऐसे वक्त जबकि 28 विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की तैयारी कर रहा है, बीजेपी ने 400 पार का नारा देकर सबको चौंका दिया है। पिछले साल नवंबर में हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में जीत के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 3 राज्यों में जीत यानी हैट्रिक मोदी सरकार की हैट्रिक का संकेत है, उसकी गारंटी है। जिस तरह से लगभग 30 साल के अंतराल के बाद 2014 में किसी एक दल को बहुमत के रूप में बीजेपी ने 282 सीटें जीती लोकसभा की, और फिर 2019 में 300 पार का नारा देकर 303 सीटें जीती, माना जा सकता है कि 2024 में 400 पार का नारा उस विश्वास, आत्मविश्वास से उपजा होगा। और क्योंकि आप 2 बार अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, इसलिए आपके आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास कहने वाले भी ज्यादा लोग नहीं होंगे। लेकिन देश की जो 543 लोकसभा सीटें हैं, किस राज्य में कितनी हैं, बीजेपी का कहां कितना प्रभाव है और पिछले चुनावों में उसका कैसा प्रदर्शन रहा है, उसके नजरिए से अगर देखें तो 400 पार के आसार बहुत आसान नजर नहीं आते। 2019 में जब बीजेपी ने 303 सीटें जीती और ज्यादातर राजनीतिक जानकारों की नजर में वो चौंकाने वाला प्रदर्शन था, बहुत शानदार प्रदर्शन था, तब बीजेपी अपने प्रभाव क्षेत्र में लगभग सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही थी। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में उसने 80 में से लोकसभा की 61 सीटें अकेले दम जीती थी और सहयोगी दलों को मिला लें तो 63 सीटें जीती थी। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी। राजस्थान की 25 में से 24 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी, और जो 25वीं सीट थी वो भी बीजेपी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने जीती थी, जो किसान आंदोलन के चलते बाद में एनडीए से अलग हो गए। छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी, और बिहार की 40 में से 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ बीजेपी का अलायंस था और बीजेपी वहां सरकार में शामिल थी। वो अलायंस अब नहीं है। ये तो हुए उत्तर भारत में जो प्रभाव क्षेत्र है बीजेपी का, उसमें हिमाचल, उत्तराखंड भी जोड़ लेते हैं, छोटे राज्य 4 और 5 सीटें वहां से आती है, और वो बीजेपी ने 100% परफॉर्मेंस अपना वहां दिया था। पश्चिम में गुजरात में 26 की 26 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी, और महाराष्ट्र में तब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ गठबंधन होता था और दोनों दलों ने शानदार प्रदर्शन किया था लोकसभा चुनाव में। कर्नाटक में तब भी बीजेपी का एकमात्र दुर्ग कर्नाटक ही होता था दक्षिण भारत में, और वहां की 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। यानी अपने प्रभाव क्षेत्र में अपना लगभग सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी बीजेपी 303 तक पहुंच पाई थी। अब जबकि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कई तरह के आरोप लगे हैं सरकार पर, और 10 साल लंबा समय होता है, सत्ता विरोधी भावना को भी पूरी तरह नकार नहीं सकते। इस बीच बिखरा हुआ विपक्ष भी इंडिया गठबंधन के बैनर तले एकजुट हो गया है, और उसमें सीट शेयरिंग की जो प्रक्रिया है, जो बातचीत है, वो भी लगभग सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रही है। बसपा की मायावती ने जरूर उनको निराश किया है, उन्होंने इनकार कर दिया कि एनडीए और इंडिया से अलग अकेले दम चुनाव लड़ेंगी। उन परिस्थितियों में बीजेपी अपने 303 के आंकड़े को 400 तक कैसे ले जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। चुनावी इतिहास देख लें, राजनीतिक परिस्थितियां देख लें,
तो उस आंकड़े को हासिल कर पाना बीजेपी के लिए लगभग असंभव वाली स्थिति है। जिन प्रभाव क्षेत्रों में बीजेपी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, उनमें अगर प्रदर्शन बेहतर हुआ तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो सकता है, वो भी राम मंदिर मुद्दे के चलते, जिसको बीजेपी अपनी तरफ से बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन बाकी तमाम राज्यों में बीजेपी के लिए अपने प्रभाव क्षेत्रों में प्रदर्शन दोहरा पाना लगभग नामुमकिन होगा, और वहां की सीटें घटी तो उनकी भरपाई अगर कहीं से हो सकती है तो उत्तर प्रदेश से हो सकती है, जहां शायद राम मंदिर के भरोसे बीजेपी 2014 के प्रदर्शन को दोहरा पाए, जब उसने 71 सीटें अकेले जीती थी और सहयोगी दलों को मिला लें तो टोटल 73 सीटें जीती थी। तो ऐसे में 400 सीटें कहां से आएंगी? और इस बीच में एक सच्चाई और कि महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन टूट चुका है, जहां से 48 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, तो वहां बीजेपी के लिए पुराना प्रदर्शन दोहरा पाना लगभग असंभव होगा। हालांकि शिवसेना का टूटा हुआ धड़ा एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री के रूप में उनके साथ है। बिहार में गठबंधन टूट चुका है, कुछ छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाया है। पंजाब में बीजेपी का बहुत पुराना सहयोगी दल श्रोमणी अकाली दल उसका साथ छोड़ चुका है। तो ऐसे में जब पुराना प्रदर्शन दोहरा पाना एक बड़ी चुनौती है, तो 400 का नारा क्या कहता है? पहली बात तो अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल ऊंचा बनाए रखने की कोशिश हो सकती है, लेकिन उस कोशिश को साकार और सफल करने की योजना पर भी बीजेपी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार दक्षिण भारत के दौरे कर रहे हैं। दक्षिण भारत में बड़े बड़े पुराने और प्राचीन मान्यता वाले मंदिर हैं, वहां जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, नई नई योजनाओं परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। पर क्या इस सब से बीजेपी दक्षिण में अपना प्रदर्शन और बेहतर कर पाएगी? यह सवाल इसलिए कि दक्षिण की कुल 131 लोकसभा सीटों में से 2019 में बीजेपी सिर्फ 29 सीटें जीत पाई थी, और 29 में से भी कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जीती थी और तेलंगाना की 17 में से 4 सीटें। बाकी किसी राज्य में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। अब जबकि पिछले साल कांग्रेस ने कर्नाटक की सत्ता बीजेपी से छीन ली है, तो पुराना प्रदर्शन दोहरा पाना संभव नहीं लगता, बावजूद इसके कि अब बीजेपी का गठबंधन पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की जनता दल सेक्युलर के साथ हो गया है। तेलंगाना में केसीआर का कभी जलवा होता था, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। पिछले साल कांग्रेस ने उनसे सत्ता छीन ली तेलंगाना की। संभव है कि बीजेपी 4 के बजाय उसकी सीटें बढ़ के 5 हो जाए, 6 हो जाए, लेकिन उससे 400 का आंकड़ा तो हासिल होता नहीं। तो ऐसे में कुल मिलाकर के बीजेपी के सामने जो चुनौती नजर आती है और जो उसकी रणनीति भी नजर आती है कि लक्ष्य इतना ऊंचा रखो 400 का कि कम से कम पुराने प्रदर्शन को दोहराते हुए 300 पर तो पहुंच जाएं। जाहिर सी बात है, विपक्ष की पूरी कोशिश होगी कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत न हासिल कर सके, इतनी कड़ी चुनौती उसको दी पाए, और वो तब संभव होगी जब विपक्ष में बिना किंतु परंतु के सीटों का बंटवारा हो जाए और बीजेपी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सीटों पर साझा उम्मीदवार उतार पाए। क्या होगा आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, पर सबसे जरूरी है आपके सुझाव आने वाले वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।